पर पहला क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन को समझते जाना। देखिए आज पूरा फोकस ये करना कि क्वेश्चन का आंसर देने पर मत लगाना। अगर आपने सारे ऑप्शन पढ़ लिए, जो मैं बार एक बात को बार बार बोलता हूँ, तो समझ लेना आपकी पेडागोजी बड़ी स्ट्रांग हो जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं और गहराई से समझते जाना क्या यहाँ पर प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात कही जाती है, उसके बारे में हम लोग एक एक करके बात करेंगे। ठीक है, चलिए भाई शुरू कर लेते हैं। हाथ में क्या हुआ सर? हाँ, हाथ मुड़ गया भाई। ठीक है चलिए भाई, पहला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि डैश कक्षा कक्ष में बच्चे सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी यानी कि एक्टिव तौर पर पार्टिसिपेट करते हैं और वे अपनी गति यानी कि स्पीड, जरूरतों और क्षमताओं यानी कि एबिलिटी के अनुसार यहाँ पर सीखते हैं। तो ये किसकी बात कर रहा है? प्रोग्रेसिव, टीचर सेंटर्ड, बिहेवियरिस्टिक या टेक्स्ट बुक सेंटर? देखिए टॉपिक आज का हमारा है प्रगतिशील शिक्षा। तो ये तो आप सभी को पता होगी कि इसका तो बिना देखे भी आंसर लगा दिया होगा, बट आपको ध्यान ये रखना है कि आज आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर लगाने पर फोकस नहीं करना। देखा, अगर हम बात करें प्रगतिशील शिक्षा की, तो प्रगतिशील शिक्षा कैसी शिक्षा है? जो आपकी रचनावाद पर आधारित होती है। किस पर? जो आपकी रचनावाद पर जो आपकी आधारित होती है। इसमें जो बच्चा चीजों को सीखता है वो कैसे सीखता है? इसमें जो बच्चा चीजों को सीखता है वो एक्टिव होकर सीखता है, यानी कि सक्रिय होकर सीखता है। कैसे सीखता है? बच्चा जो चीजों को सीखता है यानी कि एक्टिव होकर सीखता है। इस प्रोग्रेसिव एजुकेशन के अंदर जितने भी बच्चे के लिए यहाँ पर मेथड्स यूज किए जाते हैं वो सभी आपके कैसे यूज किए जाते हैं? वो सभी आपके चाइल्ड सेंटर्ड यानी कि बाल केंद्रित यहाँ पर यूज किए जाते हैं। कैसे यूज किया जाते हैं? चाइल्ड सेंटर्ड यानी कि बाल केंद्रित किए जाते हैं। यहाँ पर जो बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण करता है, बच्चा अपने ज्ञान का जो निर्माण करता है खुद से अपने ज्ञान का निर्माण करता है। खुद से ज्ञान का निर्माण कैसे करता है? देखिए, जो बच्चे के प्रीवियस एक्सपीरियंसेस होते हैं उन्हीं के आधार पर बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण करता जाता है, खोजबीन करता है, डिस्कशन करता है। ठीक है, ये सभी अपने तरीकों के माध्यम से बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद से यहाँ पर करता है। टीचर एक फैसिलिटेटर के रूप में यहाँ पर होता है, जो उसके सीखने के प्रोसेस को सुगम यानी कि आसान यहाँ पर बनाता है। तो यह क्वेश्चन बोल रहा है कि जो सीखने का जो प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है, जिसमें सक्रिय भागीदारी करते हैं। कौन करते हैं सक्रिय भागीदारी? बच्चे सक्रिय भागीदारी करते हैं। तो मैंने कहा था कि बच्चे यहाँ पर एक्टिव यानी कि सक्रिय होते हैं और वे अपनी स्पीड से और अपनी जरूरतों और अपनी क्षमता के अनुसार सीखते हैं। प्रोग्रेसिव एजुकेशन कहते हैं कि प्रत्येक बच्चे की सीखने की स्पीड अलग है, प्रत्येक बच्चे की यहाँ पर नीड अलग अलग है यहाँ पर। ठीक है, और प्रत्येक बच्चे की अपनी एबिलिटी जो होती है, क्षमता होती है, वो अलग अलग है भाई। किसी की ज्यादा होती है, किसी की यहाँ पर कम होती है। तो ये जो सभी बात कही जा रही है, ये आपके प्रगतिशील शिक्षा की बात करी जा रही है। आंसर यहाँ पर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। टीचर सेंटर्ड आपका नहीं होगा। टीचर सेंटर्ड आपके रचनावाद पर आधारित नहीं, व्यवहारवाद पर आधारित होता है। दूसरा बिहेवियरिस्टिक, ये आपके टीचर सेंटर्ड, दोनों एक ही बात हो जाएगी, ना ही टेक्स्ट बुक सेंटर्ड। सिर्फ आपका प्रोग्रेसिव यानी कि प्रगतिशील शिक्षा, फर्स्ट आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग इसको? ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट आपके सामने क्या दिया हुआ है? अगला आपके सामने दिया हुआ है कि एक प्रगतिशील कक्षा में, एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम में जो स्टूडेंट्स है, जो विद्यार्थी है, वो क्या काम करते हैं? वो अधिक प्रश्न नहीं पूछते। गलत। प्रोग्रेसिव एजुकेशन के अंदर क्या होता है? जहां पर बच्चे आपस में डिस्कशन करके सीखते हैं, जहां पर वो टीचर से क्वेश्चन पुटअप ज्यादा करते हैं कि सर इसका आंसर ये क्यों है, ये क्यों नहीं है, ऐसे भी तो हो सकता है, वैसे भी तो हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे के पूरे अनुभव की भी हेल्प ली जाती है। और जो बच्चे का जो सीखने सिखाने का जो प्रोसेस होता है, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है, वहीं पर टीचर उसका असेसमेंट भी करता रहता है। तो यहाँ पर बच्चा क्वेश्चन खूब पूछता है। इसने का प्रश्न नहीं पूछता तो यह बात गलत हो जाएगी, क्योंकि प्रोग्रेसिव एजुकेशन के अंदर बच्चा जी भर के क्वेश्चन पूछता है और टीचर उसको कुछ भी नहीं कहता, ना सजा देता, ना उसको कुछ उल्टा सीधा बोलता है। तो पहला तो आपका गलत है। वो बच्चे जो होते हैं वो अपने टीचर से प्रश्न पूछते हैं, अपने एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, दोस्त यारों में प्रश्न पूछते हैं, और स्वयं से भी पूछते हैं। यानी कि खुद का भी जब अपना सेल्फ असेसमेंट करते हैं, खुद से भी अपनी जिज्ञासा को पूछते हैं, यार इसका ऐसा क्यों है, ये क्यों हो सकता है। ठीक है, तो ये सभी चीज आपकी प्रोग्रेसिव एजुकेशन के अंदर चली जाती है। बीसीडी, तो बीसीडी आंसर आपका सही हो जाएगा। इसने कहा अधिक प्रश्न नहीं पूछते। अगर बच्चा क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो फिर बच्चा यहाँ पर अपना जिस प्रकार की जो इफेक्टिव लर्निंग की बात कही जाती है उसको यहाँ पर कैसे कर पाएगा। ठीक है, तो प्रश्न पूछना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर इस प्रकार की प्रोग्रेसिव क्लासरूम की अगर आपके सामने बात आएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर क्या दिया हुआ है? अजर्सन और रीजन का क्वेश्चन दिया हुआ है। अजर्सन यानी कि कथन। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षिका को होना चाहिए, क्या होना चाहिए भाई? कुछ तो होना चाहिए। इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम द टीचर शुड बी, अच्छा, डिक्टेटर की मतलब भूमिका में होना चाहिए। गलत। शिक्षिका को यानी कोई भी टीचर हो, उसको टीचर को एक मतलब एक तानाशाही की भूमिका में नहीं होना चाहिए। उसको कैसा होना चाहिए? उसको हमेशा एक लोकतांत्रिक भूमिका में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? उसको हमेशा होना चाहिए एक लोकतांत्रिक यानी एक डेमोक्रेटिक भूमिका में होना चाहिए। यानी कि सभी बच्चों को समान माने। क्या माने?
सभी बच्चों को समान मानने वाला होना चाहिए, सभी बच्चों को समान मानने वाला होना चाहिए। ये वाली बात नहीं होनी चाहिए कि जो बात मैंने बोल दी वही ठीक है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये बात आपके टीचर सेंटर्ड की हो जाएगी, ये व्यवहारवादियों की बात आपकी हो जाएगी। तो पहला ऑप्शन तो आपका गलत हो जाएगा और बच्चों को नियंत्रण में करने की बात कर दी, ठीक है। देखा, अगर बच्चा खुद से नियंत्रण में हो रहा है, सेल्फ डिसिप्लिन में हो रहा है, तो हम प्रोग्रेसिव एजुकेशन के अंदर चले जाएंगे। अदरवाइज किसी में इतनी हिम्मत नहीं है जो बच्चों को नियंत्रण में कर सके। अब क्या, सर हमें तो करते थे, बस हमारी मत पूछो हमारे साथ क्या क्या करते थे। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें तर्क ये दिया है कि बच्चे तभी सीखते हैं जब शिक्षक उन पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखते हैं। गलत। बच्चे तब सीखते हैं जब टीचर जो है ना उनको फ्री छोड़ देते हैं। बेटा जो तुम्हारा मन कर रहा है पढ़ने का पढ़ो, अच्छा ये वाला मन कर रहा है पढ़ने का, चलो ठीक है इसको पढ़ो, लेकिन इसमें इस प्रकार से पढ़ो। इस प्रकार का टीचर होना चाहिए। हमारे टाइम में टीचर कैसा होता था, पूरे टाइम पर कंट्रोल लगता था। हाँ भाई खड़े हो जाओ, तुम ये पढ़ो तुम ये पढ़ो, ये काम करके लाना, काम करके नहीं लाया तो तुड़ाई होती थी यहाँ पर। तो पूरी तरीके से कंट्रोल रखा जाता था, जो कि आपकी प्रोग्रेसिव यानी कि प्रगतिशील शिक्षा की आपकी निशानी नहीं है। तो दोनों गलत हो जाएंगे आपके, क्या हो जाएंगे, ए और आर दोनों गलत यहां पर आपके हो जाएंगे। बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर क्या आ गया। अगले क्वेश्चन पर हम लोग यहां पर नजर डालते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार यहां पर समुचित है। अब देखिए यहां पर बात हो रही है जॉन डीवी की बात हो रही है, ठीक है। जॉन डीवी आपके सामने इमेज में दिख रहे होंगे। जॉन डीवी अमेरिका के एक बहुत ही फेमस आपके फिलोसफर थे, एक बहुत ही बड़े आपके साइकोलॉजिस्ट थे, मतलब बहुत बड़ा रोल इनका आता है जब भी आपके एजुकेशन और फिलोसफी की यहाँ पर बात करी जाती है। एजुकेशन के अंदर इन्होंने जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन का जो कंसेप्ट है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल आपके जॉन डीवी का माना जाता है, ठीक है। तो जॉन डीवी ने ही, क्योंकि जॉन डीवी किस पर आधारित बात करते थे, रचनावाद पर आधारित बात करते थे। जॉन डीवी प्रगतिशील शिक्षा में वो सभी बात कहते थे जो आपके बच्चे के लिए यहाँ पर जरूरी होता है। जॉन डीवी ने ही आपका ट्राइपोलर प्रोसेस दिया था, यानी कि त्रिध्रुवीय प्रणाली दिया था। क्या दिया था, ट्राइपोलर प्रोसेस, यानी कि इन्होंने ही अपना त्रिध्रुवीय प्रणाली दिया था, जिन्होंने शिक्षा को तीन ध्रुवीय प्रणाली में बांटा। किसमें बांटा, शिक्षा को जिन्होंने त्रिध्रुवीय प्रणाली के अंदर बांटा। किसमें, त्रिध्रुवीय प्रणाली के अंदर जिन्होंने शिक्षा को बांटा। प्रोग्रेसिव लैब इन्होंने यहाँ पर अपने बच्चों के लिए स्टार्ट करी थी, ठीक है, मतलब अपने इसके एक्सपेरिमेंट के लिए, चेक करने के लिए। तीन ध्रुवीय प्रणाली के अंदर कौन कौन इन्होंने बांटा, तीन ध्रुवीय प्रणाली के अंदर इन्होंने बांटा। एक तो यहाँ पर टीचर था, ठीक है, एक तो टीचर था जो आपका स्वतंत्र चर के रूप में इन्होंने माना। एक यहाँ पर स्टूडेंट था, यानी कि एक बच्चा था जो आपका आश्रित चर के ऊपर माना। और एक आपका यहाँ पर करिकुलम आप लोग बोल सकते हो, जो एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आ जाता है, एक करिकुलम को यहाँ पर माना जो मध्यस्थ चर था। तो शिक्षा को तीन ध्रुवीय प्रणाली जो आपके माना, जॉन डीवी ने माना। प्रोग्रेसिव लैब इन्होंने स्थापित करे, वहीं पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट करे, सभी चीजें वहीं पर चीजें निकाली, पता करी। और बहुत बड़ा रोल इनका एज ए फिलोसफर और एज ए साइकोलॉजिस्ट के रूप में इनका माना जाता है। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन के संबंध में जो जॉन डीवी सबसे ज्यादा फोकस करते थे, वो सबसे ज्यादा फोकस करते थे अपने जो स्कूल से संबंधित जो बच्चों का नैतिक आचरण होता है, ठीक है, जो नैतिकता होती है उस पर फोकस करते थे। और उससे भी ज्यादा ये फोकस करते थे बच्चे के समाज द्वारा सीखने पर, यानी कि बच्चे के सामाजिक विकास पर सीखने पर, इससे भी ज्यादा फोकस करते थे। स्कूल को इन्होंने एक माना था, एक लघु कम्युनिटी के रूप में माना था, जो संसार का यानी जो समाज का एक प्रतिबिंब कह लीजिए, उसको एक मतलब प्रदर्शित करती है। इस प्रकार से जॉन डीवी ने इसको माना था। तो सामाजिकता के ऊपर बड़ा महत्वपूर्ण रोल था आपके जॉन डीवी का। अब जो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है, ये रहा क्वेश्चन जो आपके सामने। जॉन डीवी नाराज चल रहे हैं, ठीक है, सीबीएसई वाले बहुत इनसे नाराज चल रहे हैं जॉन डीवी से। कई साल हो गए जॉन डीवी अब आते ही नहीं पेपर में, ठीक है। जब शुरू में सीटेट की शुरुआत हुई थी तब आते थे, अब सीबीएसई बुला ही नहीं रहा इनको, तो ये आ ही नहीं रहे। पता नहीं कितनी साल बीत गए, जॉन डीवी आती नहीं है। बट मैं हर एक क्वेश्चन लेके चलता हूँ, क्या पता जॉन डीवी आ जाए और कह दे धप्पा मैं आ गया, ठीक है, पता चले आपका एक नंबर खा के चला गया। तो देखिए यहीं पर जो क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है जॉन डीवी से संबंधित, कि कौन सा कथन, कौन सा स्टेटमेंट जॉन डीवी के अनुसार यहाँ पर सही है। पहला, क्लास में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। गलत। क्लासरूम में ये हमेशा डेमोक्रेसी की यानी कि लोकतांत्रिक चीजों को बड़ा महत्वपूर्ण मानते थे। किसको, प्रजातांत्रिक यानी लोकतांत्रिक चीजों को, यानी कि क्लासरूम का एनवायरनमेंट होना चाहिए कैसा होना चाहिए, डेमोक्रेटिक, सभी के लिए यहाँ पर समान होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। जितनी भी सामाजिक समस्या है, ठीक है, पता नहीं आप लोग गुजर ही रहे हो दुनिया भर की सामाजिक समस्याओं से, जॉब नहीं मिल रही, शादी नहीं हो रही, और क्या हो सकती है, और गाड़ी नहीं आ रही, ठीक है, और क्या हो सकती है, दो तीन और बता दो अपनी सामाजिक समस्या है। पढ़ाई वाली भी बता देना दो तीन, ठीक है, कि पेपर नहीं निकल रहा, ये सब चीज। तो सामाजिक समस्या को सुलझाने में
बच्चा खुद ही सक्षम है। कहा जाता है ना कि प्रत्येक बच्चे में सीखने की क्षमता होती है, तो इनका समस्या का समाधान भी आप लोगों को यहाँ पर करना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल ठीक है, सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। जिज्ञासा यानी कि जो क्यूरियोसिटी होती है वो विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है, गलत। जिज्ञासा प्रत्येक बच्चे के अंदर अंतर्निहित होती है। जन्म के बाद से बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी आनी शुरू हो जाती है। ये कौन आया घर के अंदर जो मुझे किस करके गया था गाल के ऊपर? ये तेरा ताऊ है। अच्छा ताऊ है। अच्छा, फिर उसके बाद कहीं बाहर घूमने चले गए, हम बाहर क्यों जा रहे हैं? ठीक है, ये बाहर ऊपर ये गोल गोल क्या घूम रहा है, लाल लाल सा सूरज, ठीक है, ये क्यों घूम रहा है? सभी चीज पीछे क्यों जा रही है, गाड़ी आगे क्यों जा रही है? दुनिया भर की क्यूरियोसिटी बच्चे के माइंड के अंदर रहती है, जबकि इसने कहा कि क्यूरियोसिटी बच्चे के स्वभाव में नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। क्लास में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए, ना कि सुनना चाहिए, गलत। क्लासरूम में बच्चों को सुनना चाहिए, उनका निरीक्षण पर फोकस करना नहीं चाहिए। बट हमारा एजुकेशन सिस्टम इस प्रकार का बना हुआ है, जितने भी आपके एजुकेशनल प्लेटफॉर्म होते हैं या जितने भी आपके जो संस्थान होते हैं, स्कूल होते हैं, कॉलेज वगैरह होते हैं, सबसे ज्यादा फोकस निरीक्षण पर किया जाता है। अधिकारी आते हैं अपनी फाइल लेकर, ठीक है, फाइल लेने के बाद, हम भाई कहा है मास्टर साहब का है, ठीक है, ये रे मास्टर साहब, हाँ बताओ भाई क्या काम हुआ, ये हुआ वो हुआ, फलाना लक्ष्य प्राप्त करे वो करे। तो निरीक्षण के ऊपर पूरा फोकस करते हैं, बच्चों को सुनने पर कम फोकस करते हैं, जबकि बच्चों को ज्यादा सुनना चाहिए, निरीक्षण पर कम फोकस करना चाहिए। तो आंसर जो इसमें सही था, आंसर यहाँ पर जॉन डीवी के अकॉर्डिंग सेकंड आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। कौन सा? सेकंड आंसर आपका सही हो जाएगा। मनी प्रॉब्लम सर, ठीक है, क्या बता रहे हो? मनी प्रॉब्लम, ठीक है। मनी की ज्यादातर प्रॉब्लम आप लोगों के साथ, और भी कुछ है भाई? मनी के अलावा और क्या प्रॉब्लम है? अपनी एक दो समस्या है तो बता दो। मेरे पड़ोसी बहुत परेशान है, मेरी लड़की की हो गई, ये क्यों नहीं कर रही है? अच्छा, पता ही नहीं भाई, दुनिया भर की सारी समस्याएं लेके बैठे हो तुम भी, ठीक है। इसके ऊपर नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन देखे, सामने आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता क्या हो सकती है? उसमें एक टीचर होना चाहिए जिसके अंदर गतिशीलता होनी चाहिए, मोबिलिटी होनी चाहिए। यानी अगर उसका एक माध्यम से वो बच्चों को पढ़ा रहा है, एक प्रकार से शिक्षण दे रहा है, और बच्चों को तरीका समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं बेटा, दूसरा पूछ। सर दूसरा भी नहीं आया, तीसरा पूछ ले। तीसरा भी नहीं आया, चौथा पूछ ले। जब तक तेरी समझ में नहीं आएगा पूछता रहे। हमारे साथ स्कूल में ऐसे कहते थे बहुत सारे टीचर, आपने सुना भी होगा कि तुम एक बार समझ में नहीं आ रहा तो 10 बार पूछो। एक बार चेकअप करने के लिए पूछ लिया कि चलो आज पूछ ही लेते हैं 10 बार। तीसरी बार में 2 झापट मारे, हाथ खड़ा करके इस प्रकार से कर दिया खड़ा कि चलो खड़े हो जाओ, ठीक है। तो ये काम आपको नहीं करना जब तक बच्चे के समझ में ना आए। जब तक अपनी स्ट्रेटेजी के अंदर चेंज करो, मेथड्स के अंदर चेंज करो, पेडागोजिकल अप्रोच के अंदर चेंज करो, नए नए टीएलएम के माध्यम से समझाओ, बट बच्चों को समझाओ। तो इस प्रकार की मोबिलिटी एक टीचर के अंदर होनी चाहिए, जो प्रोग्रेसिव यानी कि प्रगतिशील कक्षा की विशेषता होती है। लचीला समूहीकरण होना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। फ्लेक्सिबल ग्रुप होना चाहिए, उसके उसके दोस्त यार भी इसी प्रकार के होने चाहिए कि भाई तुझे समझ में नहीं आ रहा, चल मैं तुझे समझा देता हूँ, क्यों टेंशन ले रहा है, तेरा भाई तेरे साथ यहाँ पर खड़ा है, ठीक है। लड़कियां ऐसा कम कहती थी। अब क्या हो गया सर, जेंडर स्टीरियोटाइप दिखा रहे हो? मैं तो अपने अनुभव बता रहा हूँ। स्कूल के अंदर लड़कियां अगर एक काम करके आ जाती थी, अपनी सहेली को तक नहीं दिखाती थी, ठीक है। मैं बताता रहा, मेरे स्कूल के टाइम में एक पेपर था, तो 2 पेपर में मैंने उसको दिखाया अपने स्कूल के टाइम में, ठीक है। एक पेपर में मुझे थोड़ा कम समझ आया, मैंने कहा सुन, मैंने कहा इसका क्या होगा, कुछ नहीं बताया उसने। जब 2-3 बार बताया, कुछ नहीं बताया उसने। मैंने उसमें तेज धक्का मारा, तो तभी कहा कि मैडम पीछे से परेशान कर रहा है। ये वाली हालत होती है, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा सभी लड़कियां एक जैसी होती है, बट हमारे क्लासरूम में बहुत बेकार लड़कियां थी, ठीक है, जिन्होंने कभी हमारी हेल्प नहीं करी। जबकि हमेशा जो समूहीकरण होना चाहिए वो आपका लचीला यानी कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए, हर चीज पर दोस्त यारों की मदद करने वाला होना चाहिए। क्यों भाई लोंडो, सही बात बताओ। अगला देखते हैं, बच्चों की स्वायत्ता, बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ पर ऑटोनोमी की बात होती है, ठीक है, बच्चों की स्वायत्ता की यहाँ पर बात होती है। देखिए, जब बच्चा खुद से किसी काम को करेगा, खुद के पैरों पर खड़ा होगा, जिस ये वाली टर्म को यहाँ पर यूज किया जाता है, तो वो बच्चों को स्वायत्ता यानी कि उनको ऑटोनोमस की ओर ले जाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि बेटा ये समस्या है, इसका समाधान तुम्हें खुद करना है। बच्चा कहेगा सर कैसे होगा, तो उसको एक हिंट दे दो, बाकी समस्या का समाधान उस बच्चे से कराओ। तो इस प्रकार की चीज आपके प्रगतिशील क्लासरूम की निशानी होती है। और बहुत सारी सामग्रियों का प्रावधान होता है, बहुत सारे आपके मेटेरियल्स यानी कि टीएलएम का प्रावधान होता है, सभी चीजों का आपका होता है। फोर्थ आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? फोर्थ आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। सर जी हम तो बताती थी मुक्ति मीना, मुक्ति सभी आप जैसी नहीं है ना, कि हम तो बताती थी। वो इतनी तेज होती थी, अपनी दोस्तों को भी नहीं बताती थी, उनकी भी लड़ाई बचती रहती थी, ठीक है। उल्टा सीधा बोलती थी, ये चुड़ैल मुझे कभी नहीं दिखाती, ऐसा वो बोलती थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा इसके ऊपर नजर डाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है? एक आपका प्रिंसिपल पूछ लिया प्रोग्रेसिव क्लासरूम का, नजर डाल लेते हैं। पहला, छात्रों के सीखने को मापने के लिए मानकीकृत परीक्षण सबसे अच्छा है। सबसे तो छोड़ दे बेटा, अगर अच्छे की भी बात हो जाए तो मान जाए।
मानकीकृत परीक्षण कभी भी ठीक नहीं हो सकते। मानकीकृत मतलब एक हमने एक मानक सेट कर दिया। जैसे मैं आपको बताता हूँ, सीटेट में अगर आपको 150 में से आपकी जनरल कैटेगरी है, 90 नंबर का एक हमने मानक सेट कर दिया कि स्टैंडर्ड यहाँ पर सेट कर दिया। जो इसको पार कर जाएगा वो पास, जो पास नहीं करेगा वो यहाँ पर फेल। क्या ये आपके मानक ठीक है? क्या इसी प्रकार की परीक्षा यहाँ पर होनी चाहिए? ठीक है, बट हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर अभी इसी प्रकार की चीज यहाँ पर बनी हुई है। बट स्कूल के रिफॉर्म के अंदर ये आपका चेंज हो चुका है, उसमें स्कूल के आपके मैनेजमेंट में चीजें चेंज होती जा रही है। अब मानकीकृत चीजों पर ध्यान नहीं दिया जाता। अब ज्यादातर जो चीजों पर ध्यान दिया जाता है वो फ्लेक्सिबल होने वाली चीजों पर ध्यान दिया जाता है, चाहे आपका करिकुलम हो, चाहे आपकी किताबें हो, चाहे आपका टीचर हो। ठीक। दूसरा, छात्रों को अपने शिक्षकों से ज्ञान का निष्क्रिय प्राप्त करता है। जी नहीं, निष्क्रिय नहीं, इसको होना चाहिए सक्रिय, यानी कि एक्टिव तौर पर प्राप्त करता होना चाहिए। ठीक है, जो भी टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है और बच्चा एक्टिव होकर उस ज्ञान को अपने अंदर समा रहा है तो तभी आपका ठीक माना जाएगा। अगर निष्क्रिय है तो आपके व्यवहारवादियों की बात हो जाएगी, जो रटने को प्रोत्साहन देते थे, जो टीचर को एक्टिव मानते थे, बच्चों को नहीं मानते थे। जबकि रचनावाद या प्रोग्रेसिव एजुकेशन के अकॉर्डिंग बच्चों को सक्रिय मानकर आपका बात करनी है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। ऑथेंटिक जो टास्क होते हैं, हमेशा सीखना ऑथेंटिक टास्क पर होना चाहिए। देखिए आप लोगों का जो सिलेबस है, आप लोग यहाँ पर सीख रहे हो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो मैं आपको ऑथेंटिक पढ़ा रहा हूँ। वही आपको चैप्टर या टॉपिक पढ़ाता हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ भी इरिलेवेंट यानी कि अप्रासंगिक नहीं पढ़ाता, हमेशा प्रासंगिक यानी कि रिलेवेंट आपको पढ़ाता हूँ। उसके अलावा जो भी चीज पढ़ाता हूँ, आपका जो लेवल रहता है वो आपके पेपर यानी कि पेपर के अकॉर्डिंग पढ़ाता हूं। ये नहीं कि अगर मान लीजिए प्रोग्रेसिव एजुकेशन आ गई, जॉन डीवी की बात आ गई, तो मैंने यहां पर आपको फिलोसफी भी पढ़ा दी। जॉन डीवी ने प्रोग्रेसिव एजुकेशन के अंदर क्या क्या कौन कौन से बड़े कीर्तिमान एक्सपेरिमेंट करे थे वो भी बता दिया। फिर मैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन लेकर आ गया। फिर मैं गीजू भाई बदोके को लेकर आ जाऊंगा कि उन्होंने उसके बाद कैसे हमारे देश के अंदर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को आगे बढ़ाया। तो मैं ऐसा कुछ नहीं करा ना, क्योंकि सीटेट के सिलेबस पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ा रहा हूं, यानी कि वही ऑथेंटिक चीज पढ़ा रहा हूं जो आपको सीखने के लिए चाहिए होती है। तो आंसर यहां पर आपका थर्ड सही हो जाएगा। पाठ्यचर्या पूर्ण निर्धारित नहीं होनी चाहिए। पाठ्यचर्या हमेशा कैसी होनी चाहिए? फ्लेक्सिबल आपकी पाठ्यचर्या होनी चाहिए, लचीली होनी चाहिए, जो बच्चों के अकॉर्डिंग जिसमें चेंज किया जा सके। तो आंसर यहां पर आपका थर्ड आंसर सही हो जाएगा, जो कि आप लोग C4 सीटेट, वेरी गुड भाई C4 सीटेट एक ने आंसर दिया। अगले क्वेश्चन के ऊपर नजर डालते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर नजर डालते हैं। ये तो अच्छा था भाई, C4 सीटेट। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका यानी कि टीचर के रोल का सबसे अच्छा वर्णन करता है? बताओ भाई। प्रोग्रेसिव एजुकेशन में शिक्षक कक्षा में ज्ञान और प्राधिकार का प्राथमिक स्रोत है। ठीक है, मान सकते हैं भाई। देखो, नॉलेज का जो प्राइमरी सोर्स है वो तो टीचर है, तो इसमें मान सकते हैं, कोई बुरी बात तो है नहीं। अपनी बिरादरी के साथ चले जाओ, ठीक है, अपनी बिरादरी टीचर बिरादरी के साथ। भाई नॉलेज तो पहले टीचर को ही है ना, तो नॉलेज का जो आपका प्राइमरी सोर्स है वो तो आपका टीचर है, तो एक बार को उसको मान लेते हैं, बाकी ऑप्शन पढ़ो। शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर उनको स्कैफोल्डिंग देता है। ये इससे भी ज्यादा अप्रोप्रिएट आपका। ठीक है, यानी कि बच्चों को क्या देता है? जहां पर भी जरूरत पड़े स्कैफोल्डिंग उनको दे दो। स्कैफोल्डिंग मतलब टेम्परेरी सपोर्ट। मान लो बच्चा किसी क्वेश्चन को सोल्व कर रहा है, उस क्वेश्चन के अंदर अटक गया, तो टीचर ने वहां जाकर उसका सोल्यूशन करा दिया, उसको एक हिंट दे दिया, तो ये होता है स्कैफोल्डिंग, जो टेम्परेरी सपोर्ट है, गाइडेंस दी जाती है आपके MKO द्वारा। MKO मतलब मोर नॉलेजेबल अदर जो आपके होते हैं, ठीक है, लाइक आपका टीचर, पेरेंट्स, बहन भाई, कोई भी जिनको आपसे ज्यादा नॉलेज हो। ये लेव वाइगोस्की वाले चैप्टर में मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो ये आपका अभी तक सबसे अप्रोप्रिएट है। शिक्षक पाठ्यचर्या मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। गलत, ये मानकों द्वारा होना ही नहीं चाहिए। शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने देता है, ठीक है, और उनके सीखने में हस्तक्षेप नहीं करता है। करना चाहिए भाई, वरना बच्चा बार बार गलतियां करते जाएगा, फिर आप उसको उपचारात्मक शिक्षण कैसे देंगे? ठीक है, मान लो आपने निदानात्मक उसका कर लिया, डायग्नोस उसको कर लिया कि बच्चा यहाँ पर गलती कर रहा है, तो फिर तो इंटरफेयर आपको करना पड़ेगा ना कि बेटा यहाँ गलती करे, उसका समाधान इस प्रकार से होगा। ठीक है, आंसर जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर गया वो आपका सेकंड सबसे अप्रोप्रिएट यहाँ पर आंसर देखने को मिला है। ठीक है, वेरी गुड भैया आपका। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर क्या दिया हुआ है। बड़ा आसान चैप्टर है यार, प्रगतिशील शिक्षा का। फ्री के 1-2 नंबर आपके जो कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, आज की वीडियो देख ली ना, बस काफी है, इसके अलावा और कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है कि प्रगतिशील शिक्षा निम्न में से किसका समर्थन करती है, किसको सपोर्ट करती है? पहला, अध्यापक केंद्रित को नहीं करती, ये करती है बाल केंद्रित को। अधिगमकर्ता द्वारा स्व मूल्यांकन, बिल्कुल ठीक बात है। जो बच्चा अपना सेल्फ असेसमेंट करता है, सेल्फ असेसमेंट जब खुद से बच्चा असेसमेंट करता है, इस सेल्फ असेसमेंट असेसमेंट वाला टॉपिक देख लेना, नहीं देखा तो अभी सर्च करके देख लो, असेसमेंट एंड इवोल्यूशन बाय सचिन सर या सचिन चौधरी या सचिन एकेडमी, जो भी आपका मन करे वो चैप्टर देख लेना। जब बच्चा खुद से अपना सेल्फ असेसमेंट करता है, खुद से जानता है कि भाई मैंने जो चीजें जितनी सीखी है वो मुझे कितनी आई है, ठीक है,
तो स्टैंडर्ड देखो, मानक देखते ही मैंने आपको बताया नेगेटिव वर्ड है, देखते गलत काट देना। और व्यवहारवाद की बात यहाँ पर नहीं होती, कंडीशनिंग की यहाँ पर बात नहीं होती, ठीक है, क्योंकि ये आपके टीचर सेंटर्ड की बात करते थे। जबकि बच्चा जब खुद का मूल्यांकन करता है, या फिर कह सकते हो फॉर्मेटिव असेसमेंट, आप लोग इसको कह सकते हो, असेसमेंट फॉर लर्निंग कह सकते हो, जब इस प्रकार का असेसमेंट बच्चा करता है तो वो ही उसी को सपोर्ट करते हैं आपकी प्रोग्रेसिव एजुकेशन, यानी कि सेकंड आंसर आपका ठीक हो जाएगा। देखिए, जो आपके रचनावाद के अंदर बात कही गई थी, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के अंदर बात कही गई थी, वही बात है हमारे देश के अंदर या पूरे विश्व के अंदर काफी काफी जगह पर उनका इंप्लीमेंटेशन हुआ। लाइक आप लोग एनसीएफ पढ़ते हो, आप लोग शिक्षा नीति पढ़ते हो, तो बहुत सी बातें आप लोग देखते हो ना, सेम यही कही गई है। शिक्षा नीति 2020 में सेल्फ असेसमेंट की बात यहाँ पर कही गई है, ठीक है। एनसीएफ आप लोग पढ़ते हो, उसमें फॉर्मेटिव या इस प्रकार की सेल्फ असेसमेंट की बात कही गई है, ठीक है। तो वही बातें इंप्लीमेंटेशन होती जा रही है जो यहाँ पर इसके अंदर कही गई है, ठीक है। चलो भाई, अगले के ऊपर नजर डाल लेते हैं, नेक्स्ट के ऊपर नजर डालते हैं। नेक्स्ट आपके सामने क्या दिया हुआ है? अगला आपके सामने क्वेश्चन बोल रहा है ये कि प्रगतिशील कक्षा में एक प्रभावी वातावरण का निर्माण करते समय, एक कंड्यूसिव, एक इफेक्टिव एनवायरनमेंट का यहाँ पर निर्माण करते समय निम्नलिखित में से किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? पहला, अन्वेषण यानी कि जो खोजबीन होती है, यानी कि जो एक्सप्लोरेशन होता है, उसको प्रोत्साहित करने के लिए सामग्री को व्यवस्थित करने की विधि होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है भाई। प्रोग्रेसिव एजुकेशन में बच्चा कैसे सीखेगा? खोजबीन करके सीखेगा। और जो खोजबीन को पहले तो आपने एनकरेज कर दिया, एनकरेज करने के बाद जो भी सामग्री है उसको व्यवस्थित कर दिया कि भाई मान लीजिए आपको सीटेट का एग्जाम पास करना है, तो पास करने के लिए बताओ कैसे पास करोगे? जाओ यूट्यूब पर सर्च मारो, यूट्यूब पर आपने देखा यार ये पढ़ा रहा है, ये कोई टीचर है, सचिन सर पढ़ा रहे, ठीक है। तो फिर आपने क्या काम कर दिया, जो भी वो पढ़ा रहे थे, मान लो अलग अलग सब्जेक्ट की क्लास पढ़ा रहे थे, प्लेलिस्ट आपने देखी, फॉर एग्जाम्पल उनका बैच ले लिया आप लोगों ने, ठीक है, तो उसको आपने व्यवस्थित कर दिया। तो इसको तो हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बच्चा खुद समस्या का समाधान कर रहा है, जो कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन की आपकी निशानी होती है। जोखिम लेने में विद्यार्थियों की सहायता करने के तरीके मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जितना बच्चा जोखिम लेगा, ठीक है, उतना ही चीजों को यहाँ पर ज्यादा सीखेगा, तो इसमें हम मान सकते हैं। दूसरा, एक समान क्षमता वाले विद्यार्थियों को एक समूह में रखना गलत। एक समान एबिलिटी वाले बच्चों को अगर आप एक ग्रुप के अंदर रख दोगे तो ये फिर आपका समावेशी शिक्षा के अनुरूप इसका पालन नहीं कर पाएगा। इंक्लूसिव एजुकेशन का यहाँ पर आपका कंसेप्ट ही पूरा नहीं हो पाएगा, जहां पर सभी बच्चों को समान शिक्षा देनी होती है। चाहे बच्चे की एबिलिटी कुछ ही हो, किसी की क्षमता कम हो, किसी की क्षमता ज्यादा हो, सभी को एक साथ शिक्षा दो। उनके बार बार अलग अलग ग्रुपिंग में मतलब उसको बांटो, उनका सेपरेशन मत करो, उनका अलगाव मत करो। तो थर्ड आंसर गलत है। आकलन की भिन्न भिन्न विधियां, बिल्कुल ठीक बात है, अलग अलग मेथड्स होनी चाहिए आपके आकलन के, जो मैं आपको आकलन वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा चुका हूं। लाइक आपका पोर्टफोलियो हो गया, रूब्रिक्स हो गया, चेकलिस्ट आपका हो गया, ठीक है, रेटिंग स्केल आपका हो गया, डिस्कशन आपका हो गया, इंटरव्यू आपका हो गया, केस स्टडी आपका हो गया। ये दुनिया भर के आपके असेसमेंट के तरीके जो आपको अपनाना चाहिए। तो पहला, दूसरा और चौथा आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। पहला, दूसरा और चौथा, यानी कि थर्ड आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आप लोग किसके साथ जा रहे हो? थर्ड के साथ आप लोग जा रहे हो, ठीक है। चलिए भाई, बहुत अच्छा आप लोग यहां पर जा रहे हो। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन यहां पर आपको दिया हुआ है, प्रगतिशील शिक्षा में यानी कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन में सीखने का स्वरूप सामाजिक होता है। देखिए, मैंने आपको क्या बात की अभी, जब मैंने आपको जॉन डीवी के बारे में बताया, तो जॉन डीवी के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि ज्यादातर फोकस किसके ऊपर रखा था? ठीक है, सामाजिकता के ऊपर, समाज द्वारा सीखने के ऊपर इन्होंने अपना फोकस रखा था जॉन डीवी ने, जिनका प्रोग्रेसिव एजुकेशन में सबसे ज्यादा यहाँ पर रोल देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो सामाजिकता की ये बात करते थे कि बच्चा समाज से सीखता है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन की अगर मैं बात करूं तो सीखने का स्वरूप कैसा होता है? सामाजिक होता है, सोशल होता है। समाज के अंदर जो बच्चा होता है अपने टीचर से सीखता है, अपनी फैमिली से सीखता है, अपने आसपास के जो उसके दोस्त यार होते हैं, उसके फैमिली मेंबर और भी होते हैं, उनसे यहाँ पर बच्चा सीखता है। तो पहली बात बिल्कुल ठीक है। दूसरा दिया है कि पाठ्य पुस्तक यानी कि जो टेक्स्ट बुक होती है वो सीखने का एकमात्र सोर्स है। गलत। यार, बच्चा टेक्स्ट बुक के माध्यम से सीखता है, टीचर के माध्यम से सीखता है, अपने दोस्त यार से सीखता है, आस पड़ोस के लोगों से सीखता है, तो खाली एकमात्र सोर्स ही नहीं है। बैठने की व्यवस्था पूरी तरीके से तय होती है। गलत। देखो, ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया, सीटिंग अरेंजमेंट के नाम से, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। देखो, सीटिंग अरेंजमेंट हमेशा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके सामने सीटिंग अरेंजमेंट यहां पर कर दूं, ठीक है, आपके सामने मैंने सीटिंग अरेंजमेंट यहां पर कर रहा हूं, ये मैंने कर दिया, सीटिंग अरेंजमेंट यहां पर कर दिया, ठीक है, इस प्रकार से कर दिया, ये रहा सीटिंग अरेंजमेंट। अब यहां पर लड़कियां लड़कियां बैठी हुई है, इस वाली लाइन में सभी लड़कियां लड़कियां बैठी हुई है, इसमें सभी लड़के लड़के यानी कि बॉय यहां पर बैठे हुए। तो यहां पर क्या काम कर दिया? टीचर ने यहां पर जेंडर के आधार पर भेदभाव कर दिया। किसके आधार पर? टीचर ने यहां पर जेंडर के आधार पर भेदभाव कर दिया कि लड़के एक तरफ बैठेंगे, लड़के एक तरफ बैठेंगे। आप लोग स्कूल में कैसे बैठते थे? नीचे टाट पट्टी पर या डेस्क के ऊपर बैठते थे?
तो अगर टीचर इस प्रकार अलग अलग बैठा रहा है लड़कियां लड़कियों को, तो यानी वो जेंडर के आधार पर उनके बीच में भेदभाव करके उनका सेपरेशन यहाँ पर कर रहा है, जो कि नहीं करना चाहिए। लड़का लड़कियों के साथ बैठ जाए और लड़कियां लड़कों के साथ बैठ जाए, क्या दिक्कत इससे होती है, ठीक है। दूसरा, जेंडर के अलावा दूसरी चीज होगी उनकी जो बच्चों की जो क्षमता होती है, जो एबिलिटी होती है, उनके आधार पर बांट दे। जैसा आपने देखा होगा जो पीछे लाइन में सबसे पीछे बैठे होते थे बैक बेंचर, जिन यही असली चिरांद होते थे, ठीक है। ये पीछे वाले बैक बेंचर होते हैं, इनको पीछे ही बैठे रहने दिया जाए कि तुम तो पीछे ही बैठोगे, आगे नहीं आओगे, आगे पढ़ाकू बच्चे यहाँ पर बैठेंगे। इसके अंदर भी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, कभी इनको आगे बैठा दो, कभी आगे वाले को पीछे बैठा दो। वरना स्कूल में सब अपनी सीट को पक्की करके रखते थे, मैंने भी अपनी पक्की कर रखी थी, कोई सा उस पर आके बैठ जाना यूं रहती थी, ठीक है भाई, उठेगा नहीं। तो यहाँ पर सीट सभी की पक्की होती थी, यानी कि जो सीट होती थी वो रहती थी रिगिड, कठोर होती थी, यानी किसी के अंदर उसके अंदर कोई चेंज नहीं करना। जबकि कैसी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए आपकी फ्लेक्सिबल, ठीक है। अरे कोई बात नहीं, आज ये वाली सीट नहीं मिली तो कल को वहां बैठ जाता हूँ। यानी कि जो आप लोग पढ़ते हो ना एसिमिलेशन एकोमोडेशन पढ़ते हो, तो जो एसिमिलेशन होता है उसका परफेक्ट एग्जांपल है जीन पियाजे की जो टर्म बताई थी एसिमिलेशन की, ठीक है। अरे यार यहाँ सीट नहीं मिली, चलो यहाँ बैठ जाता हूँ, यानी कि पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से उसने मिला दिया, ठीक है। तो इस प्रकार की बैठने की व्यवस्था यानी कि जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो टोटली फिक्स नहीं होनी चाहिए, रिगिड नहीं होनी चाहिए। वो कैसी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए फ्लेक्सिबल आपकी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, वो यहाँ पर आपकी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। अगर मान लीजिए क्लासरूम में कोई दिव्यांग बच्चा है, ठीक है, दिव्यांग बच्चों को आगे बैठा दो। मान लो किसी को दिखने देखने के अंदर दिक्कत हो रही है, पीछे से बुलाकर उसको आगे बैठा दो कि बेटा आगे आके बैठ जाए यहाँ पर, ठीक है। समझ गए आप लोग। हम तो अलग ही बैठे थे सर, ठीक है, मांगी खालसा अलग बैठे थे भाई, स्कूल में पता नहीं क्या क्या चलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है। निम्नलिखित में से प्रगतिशील शिक्षा की प्राथमिक विशेषता कौन सी होती है, बताओ। प्रोग्रेसिव एजुकेशन की प्राथमिक विशेषता के बारे में आपको बताना है। पहला, बार बार पेपर पेंसिल टेस्ट। देखो जहां पर भी पेपर पेंसिल टेस्ट आ जाएंगे आपके नेगेटिव टर्म होती है। आज की डेट में पेपर पेंसिल टेस्ट का इस्तेमाल नहीं हो रहा, जो कि हमारे टाइम में इस्तेमाल होता था। आजकल इस्तेमाल होता है जब बच्चा खुद अपना सेल्फ असेसमेंट करता है, जब बच्चा अपने पीयर ग्रुप के द्वारा असेसमेंट यहाँ पर करता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करी जाती है आपकी, ठीक है। पेपर पेंसिल टेस्ट की बात नहीं करी जाती, जो आपका एग्जाम सीटेट के अंदर आपका हो रहा है जैसे, ठीक। परीक्षा में उच्चतम अंक प्राप्ति पर बल दे। देखो नंबर या ग्रेड, ये बात मैं बहुत सालों से कह रहा हूं, जब से मैं पढ़ा रहा हूं उसके कुछ सालों से के बाद ही मैंने कहना शुरू कर दिया था कि देख लेना आने वाला जो टाइम होगा ना वो स्किल का टाइम होगा। जिसके पास जो स्किल होगी ना वो निकल जाएगा, और जो बड़े बड़े डिग्री धारक है ना वो वही के वही रह जाएंगे। दो तीन बातें मेरी ऐसी है, जैसे मैं कहता था कि जैसे कोर्ट की जो लैंग्वेज है, ठीक है, तो जैसे लॉर्ड मैकाले आए थे, तो लॉर्ड मैकाले को आधुनिक शिक्षा का आपका जनक कहा जाता है भारत के अंदर। तो लॉर्ड मैकाले ने जितना फोकस करा वो इंग्लिश के ऊपर करा, हर चीज उसने फंड दिया भारत के अंदर, संस्थान के अंदर, कॉलेज के अंदर इंग्लिश के लिए दिया। कोर्ट की लैंग्वेज रखी, इंग्लिश की लैंग्वेज रखी। आज की डेट में भी अगर कोई कोर्ट के अंदर कोई जाता है तो आप पर जितनी भी डिबेट होती है वो सभी आपकी इंग्लिश के अंदर होती है। तो मैं बहुत टाइम से बोल रहा था कि यार आपकी मदर टंग के अंदर आपकी ये डिबेट होनी चाहिए, ठीक है। उसके लिए एक सुप्रीम कोर्ट में आया भी है एक आपका सॉफ्टवेयर इस प्रकार का। तो इसी प्रकार की मैं बात कह रहा हूं कि आज का टाइम आपका नंबर या ग्रेड का नहीं है, ये शिक्षा नीति ने भी आपका बोल दिया, या कोई भी करिकुलम आप लोग उठा के देख लीजिए। आज का टाइम बच्चे की स्किल को इंप्रूव करने का आपका टाइम है, ठीक है। काश मेरा ये प्रपोजल उस टाइम शिक्षा नीति में चला जाता तो बढ़िया हो जाता, इसमें मैं भी अपना नाम जोड़ सकता था, ठीक है। तो ये कभी भी अपने बच्चों को भी नंबर या ग्रेड के लिए मत पढ़ाओ, ठीक है। आप उसको समझाने के लिए पढ़ाओ, उसको मास्टरी करने के लिए आप उसको सिखाओ। अगला है पाठ्यचर्या और आकलन में लचीलापन होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, चाहे आपका करिकुलम हो, चाहे आपका किसी भी प्रकार का असेसमेंट हो, उसके अंदर आपका क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए। कि अच्छा इस वाले तरीके से समझ में नहीं आ रहा, चलो इंटरव्यू ले लेता हूं, इंटरव्यू में समझ में नहीं आ रहा, चलो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान पूछ लेता हूं। तो प्राथमिक विशेषता आपकी ये है। बाह्य उत्प्रेरकों का बार बार इस्तेमाल इसके अंदर नहीं होता। जो भी मोटिवेटर होते हैं वो बच्चे के इंटरनल होते, एक्सटर्नल नहीं होते। एक्सटर्नल मोटिवेटर क्या हो जाएंगे, बच्चों को कोई पुरस्कार दे दिया हमने, ठीक है, पुरस्कार देने के बाद कि बेटा अब तो पढ़ ले, अब तो सीख ले, वो पुरस्कार काम नहीं करेगा। बच्चों के लिए सजा दे दी जो एक्सटर्नल मोटिवेटर के रूप में काम करेगा, थोड़े टाइम के लिए बच्चा सीखेगा, लेकिन जब बच्चा इंटरनली रूप से मोटिवेटेड होगा उससे बेहतरीन तरीके से बच्चा किसी भी प्रकार से नहीं सीख सकता। तो आंसर इसमें आपका थर्ड यहां पर जाएगा, ये बाकी के आपके नेगेटिव ऑप्शन यहां पर हो जाएंगे। बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं सामने आपकी स्क्रीन पर क्या आया हुआ है, इसके ऊपर नजर डालते हैं, ठीक है। अब मुड़ गया भाई हाथ, ठीक है, हाथ में मुड़ गया, इसी वजह से मैं सोच रहा था क्लास ना लूं, फिर मैंने सोचा कि खाली मुझे सिर्फ उल्टे हाथ से दबाना ही पड़ता है, तो मैंने कहा क्लास तो मैं ले लेता हूँ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रगतिशील शिक्षा में जो पाठ्यचर्या होती है यानी कि जो आपका करिकुलम होता है
उसके उद्देश्य डैश को महत्व देते हैं। किसको महत्व देते हैं? देखिए, कभी भी रटने को महत्व नहीं देते, हमेशा किसको महत्व देते हैं? समझने को महत्व देते हैं। किसको देते हैं? समझने को महत्व देते हैं। सत्ता के प्रति अनुकूलता की बात करते हैं? जी नहीं, सत्ता के प्रति अनुकूलता की बात नहीं करते। ये हमेशा डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट की यहाँ पर बात करते हैं। ये बात करते हैं आलोचनात्मक चिंतन यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग की बात करते हैं। देखो, कब आई थी प्रोग्रेसिव एजुकेशन? किस टाइम पर जॉन डीवी ने इस वाली बात को कहा था? और ये क्रिटिकल थिंकिंग आज आप लोग कब पढ़ रहे हो? शिक्षा नीति के आने के बाद आप लोग इस क्रिटिकल थिंकिंग को सबसे ज्यादा आप लोगों ने पढ़ना शुरू करा होगा। जबकि कई साल पहले ये क्रिटिकल थिंकिंग का कंसेप्ट लगभग सभी स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल में, केवीएस के अंदर तो पहले ही चल रहा है। जो बच्चों का असेसमेंट किया जाता है वो सीसीटी पर आधारित होता है, क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग होता है। ठीक है, जो टीचर अपनी डायरी बनाता है तो डायरी में एक कॉलम बना होता है सीसीटी का। ठीक है, तो देखो क्रिटिकल थिंकिंग कब से आपकी चल रही है कि बच्चा अपना खुद का चिंतन करके सही गलत का डिसीजन ले सके। ये नहीं कि जो उसको कह दिया वो बच्चे ने एजीटी यहां पर मान लिया। ठीक है, तो ये वाली बात होती है आपकी क्रिटिकल थिंकिंग की होती है। रिकॉल और ड्रिल की बात नहीं करते क्योंकि ये आपकी रोट लर्निंग को बढ़ाता है। तो थर्ड आंसर यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग वाला आपका थर्ड आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ, ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन सबसे आसान टॉपिक आपका, इसलिए मैंने कहा शायद ही आप लोगों का इक्का दुक्का क्वेश्चन गलत होगा, अदरवाइज ये आपका सबसे आसान टॉपिक है और आपकी पेडागोजी की समझ को बड़ा स्ट्रॉन्ग यहां पर करता है और फ्री के नंबर आपको दिलाकर चला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर कि प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, कम क्षमता वाले बच्चों की कक्षा में उपेक्षा यानी कि उसको इग्नोर करना चाहिए। जी नहीं, किसी भी बच्चों को आपको इग्नोर नहीं करना है। सभी को आपको क्या काम करना है? सभी को आपको सम्मान देना है, सभी से आपको अपेक्षा यहां पर रखनी है। ठीक है, कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। गलत। कक्षा में प्रजातंत्र यानी कि जो डेमोक्रेसी है उसका एनवायरमेंट बहुत ज्यादा यहां पर होना चाहिए, तो ये भी आपका गलत। विद्यार्थियों का समस्या समाधान हेतु उसको एनकरेज यानी कि प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। जहां पर चाइल्ड सेंटर्ड मेथड का यूज किया जा सके, जिसमें बच्चा अपने आप समस्या का समाधान कर रहा है। क्लास मुख्यतः पाठ्य पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए। जी नहीं, पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं, सिर्फ एक ही चीज होनी चाहिए, वो होनी चाहिए आपकी बाल केंद्रित होनी चाहिए। तो आंसर यहां पर आपका थर्ड सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? इनमें से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता नहीं है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन आपसे नेगेटिव पूछा है तो नेगेटिव का आंसर आपको नेगेटिव देना है। पहला सीसी आपको दे दिया कि कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन पर आपको फोकस करना चाहिए, बिल्कुल ये इसकी विशेषता होती है। ठीक है, आप सभी को पता है कि आरटी 2009 के बाद आपका इंप्लीमेंटेशन हुआ सीसी। ठीक, दूसरा रट कर याद करने पर बल नहीं देता। तीसरा ये बात करता है, किसकी बात करता है? सहयोगी शिक्षण पर। ये बात करता है कोलैबोरेटिव लर्निंग की। ये बात करता है आपकी कोऑपरेटिव लर्निंग की। ये बात करता है आपके कोऑपरेटिव लर्निंग की बात करता है। ठीक है, और ये जीवन पर्यंत शिक्षा को प्रोत्साहन देता है, जीवन भर सीखने को यहाँ पर प्रोत्साहन देता है, उसको प्रमोट यहाँ पर करता है। तो सिर्फ रट कर सीखने को नहीं देता। तो नेगेटिव का भाई नेगेटिव आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया। देखिए नेक्स्ट आपको क्या कहता है। नेक्स्ट बोलता है कि प्रगतिशील शिक्षण के विषय में कौन सा विकल्प आपका सही है? पहला, इसमें भाषण विधि। भाषण विधि होती है आपका लेक्चर मेथड, और लेक्चर मेथड कैसा मेथड होता है? लेक्चर मेथड होता है आपका टीचर सेंटर्ड होता है, यानी कि अध्यापक केंद्रित आपका मेथड होता है। और जबकि हमें जितनी भी चीज को अपनानी हो, कौन सी अपनानी है? वो अपनानी है हमें चाइल्ड सेंटर्ड को अपनानी है। तो इसमें लेक्चर मेथड और छात्रों की योग्यता या अंकों के आधार पर समूह बनाना शामिल है। नहीं, इस आधार पर कभी भी बच्चों में ग्रुपिंग यानी कि ग्रुप आपको नहीं बनाने हैं। दूसरा, इसमें व्यक्तिगत शिक्षण, वर्षांत परीक्षा और अंक आधार पर छात्रों को रैंक देना है। कभी भी बच्चों को आपको किसी भी आधार पर ना तो उनको रैंक देनी है, ना ही उनको लेवलिंग आपको देनी है। ठीक है, ये भी गलत हो गया। इसमें प्रयोगात्मक शिक्षण तथा विविध विधियों से मूल्यांकन आकलन शामिल है, बिल्कुल ठीक बात है। इसमें क्या महत्वपूर्ण आपका? इसमें आपकी एक्सपेरिमेंटल लर्निंग आपकी शामिल है। ठीक है, कौन सी लर्निंग? एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, जहां पर बच्चा खुद अपने आप चीजों को सीख रहा है, सक्रिय होकर सीख रहा है, एक्सपेरिमेंट करके यहाँ पर चीजों को सीख रहा है। ये चीज इसके अंदर आपकी शामिल है। इसमें अभिकर्मित अनुदेशन और प्रोत्साहन के लिए उपयोग दंड और पुरस्कार को सम्मिलित किया जाता है, जिन्हें अगर पनिशमेंट और रिवार्ड की बात आ जाएगी तो आपके व्यवहारवादियों के अकॉर्डिंग बात हो जाएगी। जबकि प्रगतिशील शिक्षा किसकी बात करते हैं? रचनावाद पर आपकी आधारित होती है। तो आंसर इसमें सिर्फ थर्ड आंसर सही हो जाएगा, जिसमें बच्चे के लिए उपयुक्त आपकी विधि को आपका सही माना जाएगा। बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया। क्या दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन?
कि प्रगतिशील शिक्षा यानी कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन डैश करती है, क्या करती है, विविधताओं का सम्मान करती है। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए हमारे देश के अंदर बहुत सारी विविधताएं है, भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, स्थान के आधार पर, हर चीज में हमारे देश के अंदर विविधताएं है। पता नहीं हजारों भाषा हमारे देश के अंदर बोली जाती है, लेकिन फिर भी विविधता में एकता। ठीक है, इसकी बात करते हैं ना कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है, जो एकता है हमारे देश के अंदर इतनी सारी विविधताओं में, तो इसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर क्लासरूम में शिक्षण देना है। क्योंकि जब इन्हीं विविधताओं के अकॉर्डिंग एक ऐसी क्लासरूम जहां पर अलग अलग विविधताओं वाले बच्चे होंगे, कोई किसी धर्म का है, कोई किसी जाति का है, कोई किसी भाषा का है, उन सभी को एक प्रकार से शिक्षण देंगे, समावेशी शिक्षण देंगे, तो वही चीज एक नींव का काम करेगी, एक देश को कह सकते हो एक समृद्धि की ओर यहाँ पर लेकर जाएगी। तो आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को कभी भी अनदेखा नहीं करना है बच्चे की, यानी कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं उनको हमेशा सम्मान देना है, और ज्यादा से ज्यादा उसको प्रोत्साहन यानी कि उसको आगे बढ़ाना है, यानी कि उसको आपको एनकरेज यहां पर करना है। मानकीकृत आकलन को देखते गलत काटने की बात मैंने कही थी, और योग्यता आधारित कभी भी ग्रुपिंग आपको नहीं करनी है, सभी को एक साथ आपको पढ़ाना है, यानी कि फर्स्ट आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है कि प्रगतिशील शिक्षा बालकों के प्रति कैसा दृष्टिकोण यहां पर रखती है। बताओ भाई कैसा व्यू रखती है प्रोग्रेसिव एजुकेशन। ईश्वर ने उन्हें जन्म से उच्च नैतिकता और नीति प्रदान किया, गलत। देखो आप लोगों को पता है छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा हो कितना भी बड़ा आदमी हो, कोई देश का कितने भी बड़ी पोस्ट पर आदमी हो, उसके मुंह पे थप्पड़ मार देगा, सूसू उसको कर देगा, उसके ऊपर यहाँ पर कर देगा। ठीक है, तो छोटे बच्चे में नैतिकता तो शुरुआत में पाई नहीं जाती। आप लोगों ने कोलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत पढ़ा है, तो जो शुरुआत का आपका प्री कन्वेंशन लेवल पढ़ा है उसमें आप लोग पढ़ते हो ना, जो आप पनिशमेंट एंड ओबीडियंस यहाँ पर पढ़ते हो, इंस्ट्रूमेंटल वाली आप लोग 2 स्टेज पढ़ते हो। तो बच्चा नैतिकता इसलिए दिखाता है तो सजा की वजह से, डर की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे के बीच में कोई नैतिकता वाली बात तो है नहीं कि ईश्वर ने उन्हें जन्मजात दे दिया, जबकि नैतिकता जो होती है वो आपकी जन्मजात गुण नहीं होती है। बच्चा अपने समाज से नैतिकता को अर्जित करता है, जो समाज में चीजें बताई जाती है कि बेटा ये चीज सही है, ये चीज गलत है, बच्चा उसी को एक्वायर करता है शुरुआत में। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो आपका गलत हो जाएगा। बच्चे को कोरी पट्टी यानी कि रिक्त स्लेट मानना बिल्कुल गलत। ये कंसेप्ट आपके व्यवहारवादी कहते थे कि जो बच्चों को एक कोरा कागज मानते थे। ठीक है, जो बच्चों को एक कोरा कागज यहां पर मानते थे। ठीक है, ये रहा बच्चा, ये आपकी मैंने फोटो बना दी, अरे क्या बन गया बालू सा, ये फोटो बना दी, ये मेरी फोटो बन गई। ठीक है, ये मेरी फोटो बन गई। तो यहाँ पर जो टीचर होता है वो बच्चे के दिमाग में अपना ज्ञान डालता रहता है, ये कोरा कागज होता है, भरता जाता है यहाँ पर। ठीक है, यानी पहले ही लोग मानते थे बच्चे को खाली बर्तन के समान मानते थे, टीचर इसके अंदर ज्ञान डालता जाएगा, खाली बर्तन भरता जाएगा, ये कोरा जो पेपर है, कोरी स्लेट है, भरती यहाँ पर जाएगी। ठीक है, तो टीचर को पहले एक्टिव मानते थे, जबकि एक्टिव किसको मानना है, बच्चों को एक्टिव मानना है। क्यों? क्योंकि बच्चा जब स्कूल में आ रहा है तो ब्लैंक पेपर के समान नहीं होता है। बच्चा स्कूल में जब आता है तो बच्चा स्कूल में अपने अनुभव लेकर आता है, बच्चा स्कूल में अपनी मातृभाषा लेकर आता है, बच्चा स्कूल में जीवन के प्रति दृष्टिकोण लेकर आता है, बच्चा स्कूल में अपने विचार लेकर आता है, बच्चा स्कूल में अपने कंसेप्शन या मिसकंसेप्शन भी लेकर आता है। तो इसलिए ये कहना गलत है कि बच्चा जब स्कूल में आएगा टीचर सारा ज्ञान उसके अंदर डालेगा तभी बच्चा यहाँ पर सीखेगा, तो ये तो गलत है आपका। थर्ड है लघु वयस्क जिनकी सोचने वयस्क से कम होती है। देखिए गलत होता है आपका। जीन पियाजे का जब आपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत पढ़ा था तो जीन पियाजे ने क्या कहा था कि जो छोटे बच्चे होते हैं और जो बड़े होते हैं, यानी कि जो अडल्ट होते हैं, वयस्क होते हैं, और जो छोटे बच्चे होते हैं, दोनों की जो आपकी क्षमता होती है ना, ठीक है, वो मात्रात्मक रूप से तो सेम होती है, सोचने की, चिंतन करने की। भाई मात्रात्मक रूप से सीखे, कोई बच्चा दिन में 10 घंटे सोच रहा है तो बड़ा भी 10 घंटे सोच लेगा, लेकिन वो गुणात्मक रूप से अलग होती है, दोनों के सोचने के तरीके में यहां पर अंतर होता है। तो यहां पर इसने कहा है कि सोचने वयस्क से कम है, गलत, दोनों बराबर सोच सकते हैं भाई। जिज्ञासु प्राणी जो अपने आसपास को खोज अन्वेषण करके यहाँ पर जानना चाहता है, जिज्ञासु प्राणी कौन है, बच्चे यहाँ पर जिज्ञासु प्राणी है, और बच्चों के प्रति कैसा दृष्टिकोण रखा है, तो फोर्थ आंसर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, जिसके साथ आप लोग यहाँ पर जा रहे हो, फोर्थ के साथ जा रहे हो, वेरी गुड, आप लोग यहाँ पर जा रहे हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया हुआ है कि एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन कैसा होना चाहिए। क्या वो आपका प्रगतिशील सॉरी गतिशील यानी कि डायनेमिक होना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है, यानी कि जिसमें आपका संशोधन हो सके, यानी कि जिसमें आप लोग चेंज कर सके हो टाइम के साथ। ठीक है, जिसमें आप लोग चेंज कर सके हो, जो आपका फ्लेक्सिबल हो। इसी प्रकार का एक प्रोग्रेसिव एजुकेशन के अंदर असेसमेंट होना चाहिए, वो कभी भी ऑब्जेक्टिव नहीं होनी चाहिए। जैसा आपका सीटेट का एग्जाम है, ये आपको 4 गोले भरने होते हैं। ठीक है, एक का आंसर आप लोग लगा देते हो, गोला भर देते हो, तो ये ऑब्जेक्टिव पेपर कोई आपका ठीक थोड़ी होता है। ठीक है, बट आपके एग्जाम में और मतलब हमारे देश के अंदर इस प्रकार का कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट यहाँ पर बना हुआ है,
तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम ज्यादातर यहाँ पर लिए जाते हैं, ठीक है। समेटिव नहीं, आपका फॉर्मेटिव होना चाहिए, इसको तो कम करने की बात कही जा रही है। और मानक को देखते ही तो सचिन सर ने उड़ाने की बात करी थी, तो आंसर यहाँ पर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया हुआ है स्क्रीन पर, अगले के ऊपर नजर डालते हैं कि एक प्रगतिशील कक्षा में जो अधिगमकर्ताओं को, यानी कि जो लर्नर्स होते हैं, जो सीखने वाले बच्चे होते हैं, उसको किस तरीके से समझा जाता है? ज्ञान के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में, निष्क्रिय नहीं सक्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में, ज्ञान निर्माण में सक्रिय भागीदारी के रूप में, बिल्कुल ठीक बात है, केवल व्याख्यान विधि के सीखने में सक्षम है। अभी मैंने बताया लेक्चर मेथड शुरुआत में तो आपका, यानी छोटी क्लास में तो आपका यूज नहीं होता है, बड़ी क्लासेज में आपका लेक्चर मेथड का यूज हो जाता है, क्योंकि टीचर सेंटर्ड आपका ये मेथड होता है जो लेक्चर मेथड होता है। स्वतंत्र रूप से सूचना प्रसंस्करण में अक्षम, गलत, ये भी आपका हो जाएगा, सिर्फ ज्ञान निर्माण में भागीदारी के रूप में आपका हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है, अगले क्वेश्चन के ऊपर हम लोग यहाँ पर नजर डाल लेते हैं, ठीक है। सर मॉक टेस्ट सबमिट नहीं हुआ, सबमिट क्यों नहीं होता? जब आप पूरा मॉक टेस्ट लगा लेते हो तो सबमिट कर दिया करो, ठीक है, वो अपने आप ही सबमिट हो जाता है, रुक जाया करो 1-2 सेकंड, या अपना नेट चेक कर लिया करो। अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, एक प्रगतिशील कक्षा अध्यापकों को डैश रूप में तथा शिक्षार्थियों को डैश रूप में अपेक्षित करती है। बताओ भाई किस रूप में देखते हैं प्रोग्रेसिव क्लासरूम? एक टीचर को और एक आपके स्टूडेंट को। पहला, ज्ञान का प्रदाता के रूप में, नॉलेज को डिलीवर करने वाले रूप में नहीं देखते, ना कि जानकारी का आपको डिक्टेटरशिप में देखते हैं। ये टीचर को मानते हैं फैसिलिटेटर के रूप में, ठीक है। टीचर को किस में मानते हैं? फैसिलिटेटर के रूप में मानते हैं। जो एनसीएफ 2005 आपने पढ़ा होगा, उसमें टीचर का रोल क्या माना है? एक फैसिलिटेटर, एक सुविधादाता, एक सुगमकर्ता के रूप में माना है। जो बच्चा चीजें सीख रहा होता है, उस सीखने की प्रक्रिया को जो सुगम आसान बनाता है, फैसिलिटेट उसको करता है, तो एक टीचर को एक फैसिलिटेटर के रूप में माना है। और बच्चों को किस रूप में माना है? जो ज्ञान के सर्जन में, ज्ञान के क्रिएशन में सक्रिय प्रतिभागी करते हैं, अपने पूर्व अनुभव के आधार पर सीखकर अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, अपने ज्ञान का यहाँ पर निर्माण करते हैं। इसके रूप में यहाँ पर एक टीचर और एक बच्चे को माना गया है। तानाशाह के दिन तो गए, खत्म हो गए तानाशाह के दिन, ठीक है। तो थर्ड आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, ये आपको क्या दिया हुआ है, ठीक है। वेरी गुड भाई, ज्यादातर आप ठीक देते जा रहे हो, मुझे पता है सबसे आसान टॉपिक है और इसके अंदर 1-2 नंबर ही आपका गलत होगा, अदरवाइज आप लोग सभी को सही दोगे, लेकिन आपका एग्जाम के लिए 1 से 2 नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक प्रगतिशील और बाल केंद्रित शिक्षा, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, इसके अंतर्गत निम्न में से किसका स्थान नहीं है? क्वेश्चन देखो ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन नेगेटिव पूछा है तो नेगेटिव का भाई आंसर आपको नेगेटिव देना है। पहला, डिजिटल तकनीकी व शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात तो देखो, जब बात इन्होंने करी थी प्रगतिशील शिक्षा की, अब डिजिटल टेक्नोलॉजी आ रही है आपकी। अब देखो डिजिटल लाइब्रेरी आपके लिए आ रही है, स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से स्कूल के अंदर क्लासरूम में पढ़ाया जा रहा है, तो टेक्नोलॉजी के साथ यहाँ पर हम सभी को चलना पड़ेगा। आप में से बहुत से लोग ऐसे जिनको कंप्यूटर चलाना नहीं आता, तो एग्जाम में मान लीजिए ऑनलाइन एग्जाम जब होते हैं उसमें कैसे आप कर पाओगे, फिर आपको वहां पर दिक्कत होगी। इसलिए टेक्नोलॉजी के साथ थोड़ा सा तालमेल बैठा कर रखिए, ठीक है। तो इसका प्रयोग करना चाहिए। क्रियात्मक खेल, खोज व अनुभव से सीखने पर बल देना चाहिए, ये भी बल देना चाहिए भाई आपका। केवल संरचित पाठ्यक्रम समाप्ति पर बल देना चाहिए, गलत आपका स्ट्रक्चर्ड करिकुलम पर, कि भाई एक करिकुलम है, एक साल भर के लिए मुझे एज ए टीचर ये करिकुलम कंप्लीट करना है, मेरी जिम्मेदारी पूरी, ना मुझे कोई अधिकारी टोकेगा, ना मेरे ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई होगी, क्योंकि मैंने अपना करिकुलम कंप्लीट कर दिया। तो सिर्फ कोर्स कंप्लीट करने पर इसको फोकस नहीं करना चाहिए। तो स्थान किसका नहीं है? स्थान आपका इसी भाई साहब का नहीं है। जबकि लोकतांत्रिक व स्वतंत्र अभिव्यक्ति के साथ छात्रों की सक्रिय भागीदारी, उनके एक्टिव पार्टिसिपेशन पर भी फोकस करना चाहिए। थर्ड आंसर यहां पर आपका सी हो जाएगा। आप लोग किसके साथ जा रहे हो? वेरी गुड, थर्ड के साथ आप लोग यहां पर जा रहे हो। आज तो मुझे देखने से भी नहीं मिल रहा कि किसी 2-4 का तो गलत मिल जाए, ठीक है। बस ये 2-3 दिन और निकालो, तुम्हारी वो संपूर्ण सीरीज आ रही है, उसमें फिर ना तेल निकाला तुम्हारा, फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। बस 2-3 दिन है तुम्हारे पास, उसके बाद प्रैक्टिस कर लो तब तक पिछला, क्योंकि फिर संपूर्ण सीरीज आपकी आने वाली है, सभी सब्जेक्ट की आपकी आने वाली है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। एक प्रगतिशील कक्षा, एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम अनुशासन को, यानी जो डिसिप्लिन होता है उसको एक स्वनिर्देशित आंतरिक क्रिया के रूप में देखा जाता है। देखिए जब ये बात होती थी आपकी प्रोग्रेसिव एजुकेशन की, तो इसमें एक रोल आता था आपके जॉन डीवी का रोल आता था, ठीक है, जो प्रैग्मेटिज्म से जुड़े रहते थे, ठीक है। हालांकि मैं फिलोसफी की बात नहीं कर रहा, आप कंफ्यूज हो जाओगे वरना। तो बच्चा जब खुद ही अपने आप सेल्फ डिसिप्लिन में रहे,
टीचर बच्चों को डिसिप्लिन में नहीं रख सकता, लेकिन बच्चा तो खुद अपने आप को डिसिप्लिन में रख सकता है। और ये काम आपको भी रखना चाहिए, अपने आप को खुद डिसिप्लिन में रखना चाहिए। जैसा मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप कोई गेम खेल रहे हो, तो गेम में आपको खुद को डिसिप्लिन में रखना पड़ेगा। आपने खुद को डिसिप्लिन में नहीं रखा तो दूसरी टीम आपको जीत जाएगी। आप मतलब कुछ गलत जानकारी की वजह से, डिसिप्लिन में ना रखने की वजह से अपनी टीम को भी हरवा दोगे। तो डिसिप्लिन को एक खुद को निर्देशित करने वाली आंतरिक क्रिया के रूप में देखा जाता है भाई। शिक्षक सीधे निर्देश की पद्धति से ज्ञान का ट्रांसफर करते हैं। जी नहीं, वही वाली बात है कि शिक्षक बच्चे के ज्ञान डालते रहते हैं सीधी पद्धति द्वारा, यानी कि लेक्चर मेथड द्वारा। ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक ही सीखने का एकमात्र स्रोत है, फिर हम कहा जाएंगे टीचर, ठीक है, स्कूल कहा जाएगा, बाकी कहा जाएंगे। बच्चे एक निष्क्रिय भूमिका ग्रहण करती है, आगे मुझे पढ़ना ही नहीं है, बच्चे को इसने निष्क्रिय भूमिका के रूप में मान दिया। तो फर्स्ट आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति, कौन सा एटीट्यूड यहां पर पूछा है। अच्छा, एटीट्यूड और एप्टीट्यूड के बीच में क्या डिफरेंस बताया था? कमेंट बॉक्स में जल्दी बताओ, एटीट्यूड और एप्टीट्यूड के बीच में क्या डिफरेंस बताया था मैंने आपको। तो इसमें पूछा है कि कौन सा एटीट्यूड एक प्रगतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार है। एक ऐसा एटीट्यूड बताना है जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम के एनवायरनमेंट के मतलब अनुसार है। निर्णय निर्धारण में बच्चों की सहभागिता, बिल्कुल ठीक यहाँ पर है, ठीक है। इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए आपका डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। कोई भी आप लोग यहाँ पर डिसीजन ले रहे हो, कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, टॉपिक पढ़ रहे हो, कोई एक्टिविटी यहाँ पर कर रहे हो, जो भी डिसीजन मेकिंग मान लीजिए कोई टीचर यहाँ पर कर रहा है, तो बच्चों का भी पार्टिसिपेशन उसके अंदर यहाँ पर आपका होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर ए के साथ जा रहे हो, ठीक है, मुझे पता था ए के साथ आप लोग यहाँ पर जाओगे, ठीक है। आगे पढ़ते जाओ। निर्णय निर्धारण में बच्चों की सहभागिता होनी चाहिए। दूसरा, भयमुक्त अधिगम वातावरण की संरचना होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। भयमुक्त वातावरण, क्या भाई पढ़ लो, अगर तुमने ये नहीं पढ़ा ना एग्जाम में फेल हो जाओगे, तुम्हारे घर वाले तुम्हें लट्ठाएंगे, ठीक है। समाज में कोई भी तुम्हारे अपने बराबर में नहीं बैठने देगा, कि बेरोजगार कहेंगे, कोई तुम्हें अपनी शादी भी नहीं करवाएगा, ठीक है, जिंदगी बेकार हो जाएगी तुम्हारी। ऐसा अगर कोई तुम्हें डराए टीचर, गलत बात है ना, डराना नहीं चाहिए, उसको हमेशा अप्रिशिएट यहाँ पर करना चाहिए, ठीक है। तो ये भी आपका ठीक हो जाएगा। विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रखना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है, ये तो हमेशा महत्वपूर्ण आपका होता है, चाहे बच्चा कैसा भी हो। अध्यापक द्वारा बाह्य अनुशासन कायम रखना चाहिए। यार इसने पूछा है एक प्रगतिशील कक्षाई माहौल के अनुसार है। यार ये अनुसार कैसे है? ये तीन तो ठीक हो गए। अध्यापक द्वारा बाह्य अनुशासन, ठीक है, यानी कि जो आपका एक्सटर्नल डिसिप्लिन होता है उसको मेंटेन करना चाहिए। यार पहली बात तो टीचर इंटरनल डिसिप्लिन को नहीं कर सकता, इसने एक और एडवांस जाकर एक्सटर्नल दे दिया, तो यार ये तो गलत हो गया ना, ये तो गलत हो गया। तो एक क्वेश्चन क्या पूछा है इसने, ये तीन तो ठीक है हमारे, पॉजिटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव, ये गलत हमारा। निम्नलिखित में से कौन सी एटीट्यूड एक प्रगतिशील कक्षाई माहौल के अनुसार है? यार ये शायद क्वेश्चन गलत हो सकता है, क्योंकि तीन ऑप्शन यहाँ पर आपके ठीक है, चौथा यहाँ पर आपका गलत है। आप किसके साथ जा रहे हो इसमें? इंग्लिश। अच्छा भाई, यहां पर देखो नोट लिखा हुआ है, द क्लासरूम एनवायरनमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव क्लासरूम विल नोट। तो भाई यहां पर जो कक्षाई माहौल के अनुसार नहीं है, क्वेश्चन ये नहीं है पूछा गया है। इंग्लिश वाला वर्जन देखो, वहां पर नोट लिखा हुआ है, ये देखो नोट लिखा हुआ है ना, यानी नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है, और नेगेटिव का भाई ये आंसर यहां पर आपका नेगेटिव हो जाएगा। आप लोग किसके साथ जा रहे हो? ए जी सही है, एक दो तीन सही है, मतलब वैसी उस दिन दो तीन वो बता दिए तरीके, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर बताते जा रहे हो, ये भी ठीक है वो भी ठीक है, देख तो लिया करो सही से कौन सा ठीक है। ये आपका गलत है, ठीक है, ये आपका गलत है, एक दो तीन आपके भले ही ठीक है, लेकिन गलत है, और गलत का भाई ये आंसर आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। यानी कि आंसर आप लोग समझ गए ना, ये नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन नेगेटिव पूछा है, हिंदी में नहीं था, लेकिन इंग्लिश में नोट दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, एक प्रगतिशील कक्षा में निम्न में से कौन सी मूल्यांकन विधि, कौन सा आपका मेथड आपके असेसमेंट का जिसका इस्तेमाल नहीं होता है? क्वेश्चन फिर आपसे नेगेटिव पूछा है। देखते हैं कि अध्यापकों द्वारा मननशील जर्नल का इस्तेमाल करना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। इस प्रकार के जर्नल का इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें आप लोग लेख लिखते हो, कोई अपने काम को आप लिखते हो, तो आप लोगों ने जर्नल आई थिंक तैयार किए होंगे, या आपके पास होगा भी, जिसमें आप लोग लिखित में अपने सारे काम वाम करते हो। तो इस प्रकार का जर्नल तैयार करा जिसमें आप लोग रिफ्लेक्टिव करो, मननशील कर रहे हो, गहन चिंतन कर रहे हो, तो इस प्रकार का असेसमेंट करना चाहिए। एक जर्नल बना लिया, बच्चों के खिलाफ लिखते गए उसके बारे में सारी चीजें, ये वो फलाना टिकड़ा, ठीक है।
सेल्फ असेसमेंट यानी कि स्व मूल्यांकन और समकक्ष मूल्यांकन, बिल्कुल ठीक बात है। आज की डेट में भी इसकी बात होती है, सेल्फ असेसमेंट की और पीयर असेसमेंट की, जिसके बारे में आपकी शिक्षा नीति 2020 के भी अंदर बात की गई है, ठीक है। इसको भी आपको करना चाहिए। तो दो पॉजिटिव हो गए भाई हमारे पास। केवल मानक, यानी मानक आते ही तो आगे पढ़ाई मत करो, केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन पर आश्रय, ये आपका नेगेटिव है, और नेगेटिव का भाई आंसर नेगेटिव हो जाएगा। विद्यार्थियों का पोर्टफोलियो तैयार करना, पोर्टफोलियो को भी शिक्षा नीति 2020 ने असेसमेंट का एक बड़ा महत्वपूर्ण टूल यहां पर माना हुआ है, ठीक है। समझ गया आप लोग इसको। तो आंसर जो इसमें गलत है, सिर्फ आपका थर्ड आंसर गलत है, और गलत का भाई गलत आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील कक्षा को परिभाषित करता है? परीक्षाओं के लिए सीखना, लर्निंग फॉर एग्जाम, जी नहीं, परीक्षाओं को सीखने की बात यहां पर नहीं करता है। शिक्षा नीति 2020 में आपने पढ़ा होगा लर्न हाउ टू लर्न, सीखने को किस प्रकार यहां पर सीखा जाए, लेकिन एग्जाम में सीखने की बात यहां पर नहीं करता। अनुभवात्मक अधिगम पर बर, बिल्कुल ठीक बात है, जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है, शिक्षा नीति 2020 में आपने इसको भी पढ़ा होगा। जब आदमी अपने एक्सपीरियंस के आधार पर लर्न करता है, ठीक है, जब आदमी अपने अनुभव के आधार पर सीखता है, तो इस पर ज्यादा फोकस किया गया है, क्योंकि बच्चे के पास अपने खुद के बहुत अनुभव होते हैं, और उसके आधार पर जब बच्चा खुद चीजें सीखता है, तो यह प्रगतिशील कक्षा को आपका सबसे बढ़िया रूप से यहां पर परिभाषित करता है। गैर संदर्भित नहीं, आपका संदर्भित पाठ्यचर्या होनी चाहिए भाई, आपका डीकंटेक्चुअलाइज नहीं, कंटेक्चुअलाइज होना चाहिए। आपको पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड के अंदर बता चुका हूं मैं, आपका ऐसी करिकुलम नहीं होनी चाहिए जो बच्चे के पढ़ाई से, उसके टीचिंग से बिल्कुल अलग प्रकार की व्याख्या दे, जो उससे जुड़ी हो, उसके डेली एक्टिविटी से जुड़ी हो, उसके आपके गोल से जुड़ी हो। शिक्षा केंद्रित नहीं, सिर्फ आपका बाल केंद्रित होगा, तो आंसर यहां पर आपका एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर फोर्स करने की बात कही है। सेकंड आंसर यहां पर आपका ठीक हो जाएगा। बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पर हम लोग नजर डालते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका सामने क्या कहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रगतिशील कक्षा, एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम की निशानी होती है? पहला, विभिन्न प्रकार की सामग्रियों की उपलब्धता होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। अलग अलग वैरायटी के मटेरियल्स होनी चाहिए, यानी कि टीएलएम यहां पर होनी चाहिए, ठीक बात है। गतिविधि और कार्यों का प्रावधान यहां पर होना चाहिए, ये भी आपके होनी चाहिए, गतिविधि और कार्यों का प्रावधान, लेकिन प्रत्यक्ष निर्देश का पालन नहीं होना चाहिए, ठीक है। किसका? यहां पर आपके डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन का पालन नहीं होना चाहिए, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का। कैसा? यहां पर होना चाहिए आपका डिफरेंशिएटेड, आपका इंस्ट्रक्शन का पालन होना चाहिए। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन मतलब जो जो बच्चे के बीच में डिफरेंसेस, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, किसका इंटरेस्ट कम है, ज्यादा है, मोटिवेशन कम है, ज्यादा है, आईक्यू लेवल कम है, ज्यादा, उसी के अकॉर्डिंग हमें उसको इंस्ट्रक्शन यानी कि निर्देश देना चाहिए। तो यहां पर आपका प्रत्यक्ष निर्देश यानी कि डायरेक्ट नहीं, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन यहां पर आना चाहिए, ये आपका गलत हो जाएगा। और रटने और प्रत्यक्ष समरण पर बल देना चाहिए, गलत। मेमोराइजेशन और रिकॉल करना, नेगेटिव वर्ड बताए थे, ये काम आपको नहीं कराना है। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की तरफ आपको जाना है, तो सिर्फ पहला और दूसरा आंसर आपका सही हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट के साथ आप लोग जाओगे, जो कि बिल्कुल यहां सही यहां पर जा रहे हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है कि एक प्रगतिशील शिक्षिका को अपनी क्लासरूम में किस प्रकार का रवैया अपनाना चाहिए? बताओ भाई, प्रगतिशील आपके एजुकेटर बताओ, क्या उसको समानुभूति रखना चाहिए? बिल्कुल ठीक बात है। एक टीचर के अंदर सबसे बेस्ट क्वालिटीज जो होती है, उनमें से एक बेस्ट क्वालिटी होती है एम्पैथेटिक फीलिंग, यानी कि समानुभूति की भावना होनी चाहिए, सहानुभूति की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सिंपैथी की नहीं होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? एम्पैथी की यहां पर होनी चाहिए, ठीक है। समानुभूति की भावना होनी चाहिए कि जैसा बच्चा फील कर रहा है, बुरा फील कर रहा है, बच्चा रो रहा है, खुश हो रहा है, तो सेम उसी प्रकार की फीलिंग भी एक टीचर को भी होनी चाहिए, ठीक है। ये बात आप लोग समझ गए। नियंत्रण एवं परवाह का, देखो परवाह का तो होना चाहिए, लेकिन कंट्रोल करने का नहीं होना चाहिए। दूसरा समानुभूति, फिर कंट्रोल दे दिया। समानुभूति का होना चाहिए, वास्तविकता का होना चाहिए, और परवाह करने का होना चाहिए। तो एक प्रगतिशील के कक्षा में एक टीचर का रवैया कैसा होना चाहिए? इस प्रकार का टीचर का रवैया होना चाहिए। तो आंसर यहां पर आपका थर्ड यहां पर सही हो जाएगा, ठीक है। किसके साथ? थर्ड के साथ आप लोग यहां पर जा रहे हो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ना, बड़ा क्वेश्चन है। एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए? पहला, उपदेशक होना चाहिए, गलत। यहां पर किसी भी प्रकार का डिक्टेटरशिप यहां पर आपकी नहीं होनी चाहिए, उपदेशक यहां पर नहीं होना चाहिए। एक लोकतांत्रिक भूमिका में होने वाला होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? एक लोकतांत्रिक भूमिका वाला यहां पर होना चाहिए। छात्रों के पूर्व ज्ञान व अनुभवों को महत्व देना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है, महत्वपूर्ण निशानी होती है, तभी तो बच्चा पूर्व अनुभव के आधार पर चीजों को सीखेगा।
केवल बाह्य उत्प्रेरणा पर बल देना चाहिए, गलत। सिर्फ आपका इंटरनल मोटिवेशन पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि जो एक्सटर्नल मोटिवेशन होती है मैं आपको बता चुका हूं, ये आपकी नेगेटिव मोटिवेशन होती है, जिसमें कोई काम आपके किसी सजा की वजह से या किसी पुरस्कार की वजह से किया जाता है, वो काम नहीं करना। आपको इंटरनली रूप से मोटिवेट होकर काम करना है। छात्र को आलोचनात्मक तरीके से सोचने पर प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। क्रिटिकल थिंकिंग द्वारा बच्चों को सोचने पर फोकस करना चाहिए। तो आंसर इसमें आपका सेकंड और फोर्थ कौन सा हो जाएगा? आंसर आपका सेकंड फोर्थ, यानी कि ये सेकंड आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। आप लोग यहां पर किसके साथ जा रहे हो? बी के साथ जा रहे हो। वेरी गुड, आप लोग यहां पर बी के साथ जा रहे हो। अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम लगा लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है कि सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में, एक पैटर्न में, बच्चों का जो समाजीकरण होता है, बच्चों का जो सोशलाइजेशन होता है, वो जिस प्रकार से किया जाता है, उससे अपेक्षा की जाती है कि वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक प्रवृत्तियों को त्याग करें तथा सीखे कि किस प्रकार अच्छी श्रेणियां पाई जाती है, अच्छे नंबर यानी कि ग्रेड पाए जाते हैं। जबकि हमको बच्चों को नंबर या ग्रेड के लिए नहीं पढ़ाना। अगर वो समय नष्ट करने वाली भी गतिविधियां कर रहा है ना, करने दो भाई, बच्चों को फ्री छोड़ दो, ठीक है। अगर आपका एज ए टीचर इतना रोल होना चाहिए कि उसकी एक्टिविटी को आप सही दिशा में इसको कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो ये तो गलत हो जाएगा। वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक यानी कि सोशल स्किल यहां पर सीखे, बिल्कुल ठीक बात है। शुरुआत में मैंने जॉन डीवी के अकॉर्डिंग जो आपको बात बताई थी, ऑप्शन सेकंड ठीक हो जाएगा। वे बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों विनियमों का अनुपालन करने के लिए तैयार है, गलत। वो यहां पर खुद क्रिटिकल थिंकिंग कर सके, खुद से डिसीजन ले सके क्या चीज सही है क्या चीज यहां पर गलत है, ना कि समाज की बातों को यहां पर माने, ये गलत हो जाएगा। किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वे सब स्वीकार करें जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है, गलत। जैसे बच्चे की जो सामाजिक पृष्ठभूमि होगी, जो उसकी आर्थिक पृष्ठभूमि होगी, बच्चा अमीर है गरीब है, पिछले समुदाय से आ रहा है, पिछड़े वर्ग से बच्चा आ रहा है, उसकी पृष्ठभूमि के अकॉर्डिंग आपको शिक्षण देना है। ये नहीं कि जो स्कूल में दिया जा रहा है चुपचाप उसको ग्रहण कर लो, ऐसा रवैया बिल्कुल भी नहीं हो सकता। सिर्फ आंसर यहां पर आपका सेकंड आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसके बाद आप लोग अपना स्कोर बताना कि आप लोगों का कितना स्कोर हुआ है। और मुझे पता है आज की ऐसी क्लास होगी जिसमें आपका स्कोर ज्यादातर का सही देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सबसे आसान चैप्टर है प्रोग्रेसिव एजुकेशन का, जो सीटेट में पूछा जाता है। अदरवाइज ये भी आपका थोड़ा बड़ा चैप्टर हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा यानी कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन की विशेषता होती है? पहला, समय सारणी और बैठने की अवस्था में लचीलापन, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, जो टाइम टेबल होना चाहिए वो आपका फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जैसे बच्चों के लिए जो टाइम टेबल बनाया जाता है, हमारे स्कूल में तो ज्यादातर इंडिया की स्कूल की बात करो, पहला जो पीरियड होता है वो टीचर का होता है, जो उसकी क्लास टीचर का होता है। जबकि टाइम टेबल में जो पहला पीरियड होना चाहिए वो हार्ड सब्जेक्ट का होना चाहिए, क्योंकि बच्चा स्कूल जब आता है अपने घर से तो एनर्जी लेकर आता है, तो इसलिए पहला सब्जेक्ट आपका हार्ड होना चाहिए। दूसरा उससे थोड़ा कम हार्ड रख सकते हो, ठीक है। जैसे पहला सब्जेक्ट आपने मैथमेटिक्स रख दिया, साइंस रख दिया, दूसरा आपने फॉर एग्जांपल लैंग्वेज का इस प्रकार रख दिया, ईवीएस का रख दिया। जब बच्चे का लंच हो जाता है, लंच के बाद अगेन फिर आपको एक हार्ड सब्जेक्ट रख देना चाहिए मैथ्स या साइंस में से, ठीक है। और धीरे धीरे करके फिर आपको मीडियम सब्जेक्ट रखनी चाहिए। तो टाइम टेबल हमेशा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए इसमें अगर चेंज भी करना पड़ जाए तो आप लोग उसको कर सकते हो। और सिटिंग अरेंजमेंट में आपको बता ही चुका हूं, ये भी आपकी फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जिसमें किसी प्रकार का जेंडर वाइज ना हो, किसी प्रकार की एबिलिटी के आधार पर ग्रुपिंग ना हो, रैंकिंग ना हो। इस प्रकार की प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता होती है, पहला ठीक है। केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित नहीं होना चाहिए, सभी पर आधारित होता है, टीचर भी होते हैं, समाज भी होता है, दुनिया भर की चीज है। परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, अच्छे अंक तो मैं ही इतने साल से मना कर रहा हूं, नंबर पर फोकस मत करिए, मास्टरी पर फोकस करिए। और बार बार ली जाने वाली परीक्षा नहीं करनी चाहिए बच्चों का। आज की डेट में जो सबसे बढ़िया तरीका, कंटिन्यूअस उसका असेसमेंट करना चाहिए, निरंतर रूप से आकलन करना चाहिए। आंसर यहां पर आपका थर्ड सही हो जाएगा, ठीक है।